हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड चैप्टर को। ठीक है, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने फिजिक्स का चैप्टर क्यों रोक दिया, तो शायद उन्हें टाइम टेबल के बारे में थोड़ा पता नहीं है। ठीक है, तो मैं उनको दोबारा से बता दूं, मंडे ट्यूसडे फिजिक्स के वीडियोस, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री के वीडियोस, फ्राइडे सैटरडे संडे इसमें मैथ्स प्लस बायो के वीडियोस आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि एक एक करके मैं कंप्लीट करूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए साथ में सबको लेकर चल रहा हूं मैं। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैं जेईई मेन के PYQs नहीं करा पाया था, बिकॉज उस समय मेरे पास था नहीं। ठीक है, मतलब मैंने ढूंढा नहीं था PYQs को, तो अब की बार मैं ढूंढ के लाया हूँ। एक मिला है मुझे बहुत अच्छा, जो कि रिसेंट ईयर्स में आया है। ठीक है, तो देखो कितना ईजी है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा मैं। एक तो वो तरीका, सपोज मुझे सिर्फ फॉर्मूला ही मालूम है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सिर्फ इतना ही मालूम है मुझे। एक ये तरीका, और दूसरा हाईटेक तरीका, मतलब जो लॉजिक लगा के करते ना वो। तो पहले आप लोग इसको ट्राई करो, एक ही क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखो सॉल्व होता है क्या। क्वेश्चन में बोलता है दो फोर्सेज हैं, एक 2F है एक 3F है। इन लोग ऐसे एंगल पर लग रहे हैं, एक थीटा एंगल पर। तो अगर फोर्स Q को डबल कर देता हूँ, मतलब 3F को डबल कर दे रहा हूँ, तो रिजल्टेंट भी डबल हो जा रहा है। तो वो ऐसा कौन सा एंगल है कि एक फोर्स के डबल होने से रिजल्टेंट भी डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 एंगल्स हैं आपके ऑप्शन में। तो दो तरीके हैं इसको करने के, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट की तरह करता हूँ, जिस स्टूडेंट ने अभी पढ़ाई शुरू की है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से कर रहा है वो, मतलब उसको सिर्फ फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या है, हाँ सपोज ये वेक्टर, ये 2F है, ये 3F है, दोनों लग रहा है एंगल थीटा पर। ठीक है, अब ये 90 नहीं है, 90 मत समझ लेना। ठीक है, तो अब मुझे अभी सिर्फ फार्मूला ही मालूम है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एक ही फार्मूला होता है, मतलब रिजल्टेंट का एक ही फार्मूला होता है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है सपोज अभी। ठीक है, रूट लिया तो आर से स्क्वायर हट जाएगा। ओके, तो ए की वैल्यू है 2F और बी की वैल्यू है 3F। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 2F का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4F स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 3F का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 9F का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 2 इंटू 2F इंटू 3F cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर प्लस 2 2 4 3 या 12F स्क्वायर cos थीटा, तो ये हो जाएगा 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये हो गई आर की वैल्यू। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जब रिजल्टेंट डबल कब होगा। डबल तब होगा जब थीटा की वैल्यू इनमें से कोई ना कोई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 3F की वैल्यू डबल करके पुट करते हैं और एक एक एंगल डाल के चेक करते हैं किससे इसकी वैल्यू डबल आ जा रही है ना। मतलब 26 यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे 24 आ जा रहा है, कौन से थीटा पर। तो हम क्या करेंगे, 3F को डबल कर लेंगे, है ना। ऑप्शन को रख के चेक करने वाला ये मेथड है, आप लोग को शायद मालूम होगा। ठीक है, तो 3F का डबल हम पुट करते हैं, मतलब की बार B की वैल्यू हो गई 6F। ठीक है, तो पहले थीटा 90 पुट करके देखते हैं। अगर इसमें हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 होता है 0, तो 13F ही स्क्वायर बचेगा, है ना। 13F ही स्क्वायर बचेगा, और कुछ तो रहेगा नहीं। तो ये हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे। अब इसका डबल आना चाहिए, तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2F का स्क्वायर, तो हो गया 4F स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 6F का स्क्वायर, है ना, डबल हो गया, तो 36F स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab cos 90। 2ab cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो उसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये देखो 40 आ रहा है, ये तो 13 है और ये 40 है, मतलब डबल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार क्या करते हैं, थीटा को 60 पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे हम थीटा को 60 पुट करेंगे तो cos 60 होता है 1/2, तो 12F स्क्वायर इंटू 1/2, ये आ रहा है 18F स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2F का स्क्वायर, तो 4F स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 36F स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 2a हो जाएगा 4F और इंटू बी 24F स्क्वायर, तो 24F स्क्वायर cos 60, है ना, F स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 12 हो गया। तो 12 36 40, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब cos 0 पुट करके देखते हैं, यहीं पे खिचड़ी बन रही है बार बार। cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1। cos 0 1 होगा, तो इसका मतलब 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 25F स्क्वायर। तो आंसर 5F आएगा। इसका देखते हैं, 2F का स्क्वायर मतलब 4F स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 36F स्क्वायर, 2ab मतलब 2 2 जा 4 6 जा 24F स्क्वायर cos 0 तो 1 होता है, तो उसको भूल जाओ। 24 4 28, ये 25 है, 28
28 और 36 50 के काफ़ी आगे चला जाता है, मतलब ये भी इसका डबल नहीं है। cos 120 ही आंसर होगा अब, क्योंकि वही बचा है। बट फिर भी चेक करते हैं क्या हमारा मेथड सही है सॉल्व करने का, है ना। चलो, तो 13f² प्लस 12f² cos 120, तो cos 120 होता है -1/2। कैसे? cos 120 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 + 30, और cos 90 + 30 होता है -sin 30। नहीं पता है तो एलाइड एंगल टाइप करो, एलाइड एंगल चैंपियंस है यूट्यूब पे, और आपको मिल जाएगा। -1/2 तो ये हो जाएगा -6f, तो 13f² में से 6f² गया तो बचा 7f², है ना। मतलब यहाँ 14f² आना चाहिए। लेट्स सी क्या आता है। a² मतलब 2f² प्लस b² मतलब 36f² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 24f² इंटू cos 120 दैट इज -1/2, तो ये हो गया 12। 36 और 12 सॉरी ये 12 इंटू -1 -12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4f² प्लस 36f² माइनस 12f², ठीक है। 36 में से 12f² गया तो कितना बचा? 24f², और ये हो गया 28f²। अब इसका जरा बाहर निकालो, 28 को रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा? 28 को रूट से बाहर निकालो, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। अब देखो 2 2 है, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2√7f², आया ना डबल। इधर √7f², इधर 2√7f²। समझे कैसा करना था? हमने बस वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व कर लिया। इधर √7f² आया था, इधर 2√7f² आया, मतलब इसका डबल। अब ये तो हो गया नॉर्मल मेथड, ऑप्शन पुट करके टाइम कंज्यूमिंग है, 15-15 मिनट आपका चला जाएगा। बट अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करें तो वो कैसे करेंगे अब वो बताता हूँ, ठीक है। तो वो लंबा कैलकुलेशन था, काफ़ी टाइम चला जाता, कुछ लोग कन्फ्यूज भी हो गए। तो देखो नॉर्मल मेथड क्या है? नॉर्मल क्या है? 2 बार रिजल्टेंट फाइंड करो, एक बार रिजल्टेंट इसको रख के फाइंड करो, तो वो हो जाएगा r² = a² मतलब 2f² प्लस b² मतलब 3f² प्लस 2ab cos 60 cos थीटा, तो 2 × 2f 3f cos थीटा। सो वैल्यू विल बी 2f² 4f², 3f² 9f², 2 × 2 4 4 3 या 12f² cos थीटा, ठीक है। तो आंसर आ गया 13f² प्लस 12f² cos थीटा। तो ये वैल्यू हो गई r² की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है 3f को अगर डबल करे तो रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, ठीक है। तो डबल कर देते हैं, देखो डबल करते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, मतलब 2r² = a² प्लस b² प्लस 2 × a × b cos थीटा। अरे भाई रिजल्टेंट भी तो डबल हो रहा है इसके डबल होने पर, है ना। ये क्या है? ये डबल हो गया, अब तो ये 6 हो गया, और रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, मतलब ये 2r² हो गया, ठीक है। तो 2r² हो जाएगा 4r² = 2f² हो गया, 4f², 6f², 36f², 2 2 जा 4 3 या 12f² cos थीटा। अब ये देखो 4r² है, ये r² है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि दोनों का LHS इक्वल हो जाए। एक बार LHS इक्वल हुआ तो RHS इक्वल हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 4r² = 52f² प्लस 12 × 4 48f² cos थीटा, ठीक है। तो अब दोनों देखो इक्वल हो गए, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। LHS इक्वल मतलब RHS इक्वल, तो 52f² प्लस 48f² cos थीटा इज इक्वल टू दिस 4 और 36 हो जाएगा 40f², और इधर 24 आ रहा था ना। अच्छा ये देखो डबल हो गया है, तो ये 6f है ना। 3f जो है वो डबल हो चुका है, तो इधर 6f आएगा, तो ये 22 2 जा 4 6 जा 24f² cos 60 आ जाएगा, सॉरी 24f² cos थीटा आ जाएगा। अब देखो 52 में से 40 गया तो बचा 12f², ठीक है। इस 48 को वहाँ भेज दो, इस 48 को इसमें माइनस करोगे तो -24f² cos थीटा आएगा। f² खत्म, 24 को 12 के नीचे लेकर आओ, बराबर cos थीटा, 12 2 जा 24 cos थीटा आ गया -1/2, और cos थीटा -1/2 कब होता है? 120 डिग्री पे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोनों स्टेप मैंने आपको बता दिए, दोनों मेथड आपको बता दिए, जो इजी लगता है करो। अब चलिए शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। चलिए तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर में हम लोग जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, ठीक है। पिछले या पिछले के पिछले लेक्चर में मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती है ना। और अगर हम लोग कभी स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर क्वांटिटी आती है ना। बट तब क्या, जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने बोला यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, या तो स्केलर आ जाएगा
या तो वेक्टर आ जाएगा। स्केलर का मैंने एग्जांपल दिया था वर्क का। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इवेंचुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर, चलेगा दोनों, ठीक है। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी आ गई, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया स्केलर आ गया। टॉर्क का एग्जांपल लेते तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिल गई। सीखोगे अब, ये टेंशन मत लो, इसका आइडिया मिल जाएगा लॉज ऑफ मोशन में, बाकी आगे चलोगे तो 12th में इसका इस्तेमाल भी करोगे, ठीक है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया स्केलर क्वांटिटी मिल गई। तो जब आ रहा है हमारा कॉन्सेप्ट, देखो, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो हम उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और सेम एज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर को हम लोग ऐसा क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर को ऐसा डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करें और आंसर स्केलर आ गया तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया और आंसर वेक्टर ही आया तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, चलिए। तो मैंने बोला आपको कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो या तो स्केलर मिल जाता है या तो वेक्टर मिल जाता है। तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केलर मिल जाए तो हम बोलेंगे उसे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का स्केलर प्रोडक्ट। अभी फाइंड कैसे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। सपोज एक ब्लॉक है आपके पास, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का और ये आगे गया फोर्स लगाने की वजह से 5 मीटर, ठीक है, और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पे हमें पूछा वर्क कितना होगा, तो वर्क होता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना तो हम लोग फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है, या फिर एक क्वांटिटी का वो कंपोनेंट लेते हैं जो दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये 60 डिग्री है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक अच्छी चीज बताई थी कि थीटा वाले के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 10 कॉस थीटा। मतलब अगर ये एफ होता तो ये हो जाता एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क में हम लोग फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि वर्क में हम लोग फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है तो वर्क का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो कोई भी दो प्रोडक्ट आपको दे दे, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी आपको दे दे, जैसे आपको दे दे पी डॉट क्यू, तो ये होगा पी क्यू कॉस थीटा। वेक्टर p इंटू वेक्टर q अगर आपको दे दे तो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो याद रख लो स्केलर प्रोडक्ट में लगता है कॉस थीटा। कंडीशंस आएंगी जहाँ पे साइन थीटा भी कभी कभी लग जाएगा, क्योंकि मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि हम लोग दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। सपोज डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ होता और एंगल यहाँ दिया होता तब साइन आ जाता, जाने दो, इतना कंफ्यूज मत हो। अभी इतना समझ लो कि जब दो क्वांटिटीज रहती हैं, अगर हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो P डॉट Q लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और आंसर आएगा पी क्यू कॉस थीटा। जैसे वर्क वाला मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, सपोज चलो यही सॉल्व करो, यही सॉल्व करते हैं ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे देखो लग रहा है 10 कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो 10 इंटू 1/2 ये आ गया 5। तो फोर्स लगा F का, चलो पहले फॉर्मूला लिखो, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स लगा 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 का, कॉस 60 होता है 1/2, 5 5 5 25। तो वर्क यहाँ पे हुआ 25 जूल का। समझ गए? डॉट प्रोडक्ट जब भी हमें लेना हो तो हम लोग उसको पी डॉट क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, और आगे लगा देंगे कॉस थीटा। वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिर मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा जिससे आप लोग आई कैप जे कैप वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, और टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल भी करने आज। चलिए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर स्पेशल केसेस देख लेंगे, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दो वेक्टर बनाऊं, सपोज एक वेक्टर यहाँ पे है P और एक वेक्टर यहाँ पे है Q और इनके बीच में एंगल है थीटा,
तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। नहीं समझे? देखो, जो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इसके इस वाले कंपोनेंट के इक्वल होता है। मैंने पहले ये चीज बताई है, ठीक है। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल होगा इनके मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? ऊपर की साइन नहीं लगाते हैं, या फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, है ना। बट इससे आसान तो ये होता है। तो P Q cos थीटा, इसको यहाँ ले जाओगे तो थीटा के साथ वाला Q cos थीटा ये भी बनेगा, इसको यहाँ लेकर आओगे तो ये भी P cos थीटा बनेगा। दोनों बात यही है और इसका प्रूफ है अगला लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को ओबे करता है। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव मैंने आपको बताया 2 + 3 3 + 2, बट इसमें क्या है देखो, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q हम लोग लिखते हैं PQ cos थीटा, बट हम लोग इसको QP cos थीटा भी लिख सकते हैं, QP cos थीटा भी लिख सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएगा। ये है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब। तो मैंने यहाँ पे भी वही बोला कि या तो Q का P में कंपोनेंट ले लो या तो P का Q में कंपोनेंट ले लो। P का Q में लोगे तो P cos थीटा, Q का P में लोगे तो Q cos थीटा, जैसे यहाँ पे Q cos थीटा लिया है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया कि थीटा के साथ वाला cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2a + b, तो हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं ना 2a + 2b। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। सपोज एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में वेक्टर P डॉट वेक्टर Q + वेक्टर R ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसा, वेक्टर P डॉट वेक्टर Q + वेक्टर P डॉट वेक्टर R। यही एग्जांपल है, यस, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा लिख सकते हैं। यही है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब। समझ गए इतनी अच्छी सी चीजें? चलो अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल केसेस और फिर करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। चलिए तो देख लेते हैं स्पेशल केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये सब याद नहीं करना है आपको, बस समझ के रखना है, बिकॉज समझ गए ना तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला स्पेशल केस ये है, अगर थीटा 0 हुआ तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q ये हो जाएगा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ P Q cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 0 होता है 1, है ना, cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा PQ। तो जब भी थीटा 0 है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे वर्क का फॉर्मूला है ना, 9th में आपने पढ़ा होगा कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे cos 0 हो जाए तो cos 0 तो 1 होता है ना, तो इसका फॉर्मूला Fs ही रह जाएगा। एक टेबल दिया था 9th में, वहाँ पे लिखा था थीटा 90 होगा, थीटा 180 होगा तो माइनस वर्क होगा, ऐसा था ना, वही। ओके, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है अगर थीटा 90 हो जाए, इफ थीटा बराबर 90, तो यहाँ पे वेक्टर P डॉट वेक्टर Q बराबर PQ cos 90, और cos 90 तो 0 होता है, तो उस समय हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, ठीक है। कब? जब थीटा 90 हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए दोनों एक दूसरे के। जैसे फोर्स यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। कभी देखा है ऐसा कि फोर्स ऊपर लगा और डिस्प्लेसमेंट वहाँ हो जाए? हो सकता है, फ्रिक्शन वगैरह का खेल से हो सकता है फोर्स ऊपर लगा और डिस्प्लेसमेंट वहाँ हो जाए, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब ये याद रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज़ करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल में। चलो थर्ड चीज़, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू PQ cos 180, cos 180 होता है -1, तो ये आ जाएगा -180 माइनस PQ, ठीक है। cos 180 होता है -1, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू -PQ। ये हो गए हमारे स्पेशल केसेस। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, इफ two vectors are equal then their scalar product is, अगर दो वेक्टर इक्वल हो गए, तब दो वेक्टर इक्वल हो गए मतलब P बराबर Q है, फोर्स भी लग रहा है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 10 मीटर का, तो P बराबर Q हो गया, ठीक है। तो मतलब वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इज इक्वल टू आ जाएगा PQ cos थीटा, बट P तो Q के बराबर है, तो ये Q स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, है ना। P की जगह Q पुट करो, Q जा Q स्क्वायर, या फिर Q की जगह मैं P भी तो पुट कर सकता हूँ, तो इसको मैं P स्क्वायर cos थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जनरल केसेस हैं ये सब, तो ये सब आपको अच्छे से याद रहने चाहिए।
अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि सपोज अगर आपको आई जे के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करें, है ना। जैसा हम लोगों ने लेक्चर में देखा था यूनिट वेक्टर्स को, ये एक्स एक्सिस वाला आई कैप होता है, वाई एक्सिस वाला जे कैप होता है, और जेड एक्सिस ऐसा रहता है, प्लेन के अंदर जाता हुआ या बाहर आता हुआ, ठीक है, अंदर बाहर। तो ये होता है जेड एक्सिस, जिसको बोलते हैं के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 4 आई कैप 3 जे कैप, ऐसा क्वेश्चन आता है कि फोर्स लगा 3 आई कैप 4 जे कैप और 3 के कैप का, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया 2 आई कैप से 3 आई कैप पर, ठीक है, तो बताओ कितना वर्क हुआ। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए हमें मालूम रहना चाहिए कि आई जे के फॉर्म में रहने पर हम उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ओके, सो कॉपी कर लो इसको। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, मतलब आई कैप डॉट आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप कॉस, कितना है यहाँ पे एंगल कितना है, आई कैप के डायरेक्शन में ही आई कैप भी ले रहा हूँ, मतलब आई कैप भी इधर ही है और आई कैप भी इधर ही है, तो 0 हुआ, तो ये हो गया कॉस 0। तो आज से याद रखना आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1। अब कुछ लोग बोलेंगे आई कहाँ गया, अरे भैया आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। यूनिट वेक्टर भूल गए, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, cos 0 भी 1 हो गया, तो आई डॉट आई 1 होता है, याद रख लो। ओके, जे डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे भी वही होगा, क्योंकि जे के ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, है ना, दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल 0 होगा, डायरेक्शन अपोजिट तो एंगल 180 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो जे डॉट जे इज इक्वल टू कॉस 0, बाकी ये तो 1 × 1 ही रहेगा, ठीक है, तो ये भी 1 होता है, याद रख लो, जे डॉट जे भी होता है 1। के डॉट के भी सिमिलर वे में के कॉस 0 ये भी होगा 1, ठीक है, के डॉट के भी होगा 1। और कुछ जी हाँ, सपोज मैं आपको बोलूँ निकालो आई कैप इंटू जे कैप कितना होगा, आई कैप इंटू जे कैप कितना होगा, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखो मैंने यहाँ पे हेड लगाया नहीं है, तो आप लोग लगा देना, चलो लगा देता हूँ। ठीक है, आई हैट इंटू जे हैट, ये हो जाएगा आई जे कॉस, इसके बीच में एंगल कितना है, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई जे कॉस 90, ठीक है। आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे कॉस 90। अब इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, 1 × 1, बट कॉस 90 तो 0 होता है, मतलब आई डॉट जे हो जाएगा 0। वैसे ही जे डॉट के भी हो जाएगा 0, वैसे ही आई डॉट के कितना होगा, ये भी ऐसा ही है। के कैप कैसा है, ऐसा है सामने की तरफ ना, देखो फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आई डॉट के, तो ये रेड वाला क्या है, एक्स एक्सिस है, तो इसके और आई जे के कैप, ठीक है, ये देखो ऐसा था। अब सपोज वाई एक्सिस में गायब कर देता हूँ, तो ये देखो आई और के बचा, इसके बीच में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो आई डॉट के भी होगा आई के कॉस 90 विच इज 0, तो ये भी आ गया 0। अब इनको याद रखना, इसी के बेसिस पर हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से डॉट प्रोडक्ट निकाल सको। चलो, तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर p है जिसकी वैल्यू है p x में i कैप और y में j कैप और z में k कैप, और एक वेक्टर q है जिसकी वैल्यू है x में i कैप, y में j कैप और z में k कैप। ये मैं जनरल फार्मूला बता रहा हूँ जिसके बेसिस पर आप डेरिवेशन क्वेश्चन वगैरह कर लोगे, ठीक है। तो हमें बोला है फाइंड करो कि वेक्टर p डॉट वेक्टर q कितना होगा। तो हम लोग पहले सबको लिख लेते ब्रैकेट में, है ना, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। ओके, तो पी एक्स के साथ पहले पूरा ले लो, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन होने वाला है, तो ये साइड में मैं लिख के इसको बड़ा होने वाला है तो मैं रफ कर देता हूँ सब कुछ। चलिए, तो फटाफट दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं। वेक्टर p था हम लोगों का, p x में i कैप, p y में j कैप और p z में k कैप। फिर हमारा वेक्टर q था, q x में i कैप, q y में j कैप, q z में k कैप। इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस पर चला है i कैप दिखाता है डायरेक्शन, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। हमें बोला है पता करो p डॉट q कितना होगा, तो पहले दोनों को लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले, p x i कैप
पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। ठीक है, बातों पर ज़्यादा ध्यान देना बिकॉज मैं साफ लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप। ओके, तो पहले मैं पी एक्स के साथ पूरा ब्रैकेट लूँगा, फिर पी वाई के साथ, फिर पी जेड के साथ। चलो, पी एक्स आई कैप के साथ मैं पूरा ब्रैकेट लेता हूँ। क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप, प्लस पी वाई जे कैप के साथ मैं पूरा ब्रैकेट लेता हूँ। क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप। उसके बाद में पी जेड के साथ मैं पूरा ब्रैकेट लेता हूँ। पी जेड के कैप के साथ क्यू एक्स आई कैप, क्यू आई जे कैप, क्यू जेड के कैप। चलो, तो अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पी एक्स आई कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप। ठीक है, फिर पी एक्स आई कैप डॉट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्यू आई जे कैप प्लस पी एक्स आई कैप। ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा डेरिवेशन, ध्यान रखो। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो पी वाई जे कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप डॉट क्यू वाई जे कैप प्लस पी वाई जे कैप डॉट क्यू जेड के कैप। ठीक है, पी वाई के साथ इसको ले लिया और पी वाई के साथ इसको ले लिया, पी वाई के साथ इसको ले लिया। अब इसके साथ सबको लेते हैं। ठीक है, तो पी जेड के कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट क्यू जेड जे कैप प्लस पी क्यू जेड के कैप, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये पी जेड के कैप डॉट क्यू जेड के कैप। चलो, अच्छा मुझे बताओ आई डॉट आई क्या होता है। उससे पहले रुको, आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के जीरो होता है। ठीक है, मतलब आई डॉट जे मतलब ये जीरो हो जाएगा, आई डॉट के मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे, आई डॉट आई। ठीक है, ये जे है, सॉरी, ये देखो जे डॉट के, जे डॉट आई भी जीरो होगा क्योंकि आई डॉट जे जीरो है, तो जे डॉट आई भी तो जीरो होगा। जे डॉट के, ये जे डॉट के है तो ये भी जीरो होगा। के डॉट आई ये भी जीरो होगा, के डॉट जे ये भी जीरो होगा। तो ये सब तो जीरो हो गए, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा पी एक्स आई कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। फिर बचा पी वाई जे कैप प्लस क्यू वाई जे कैप, फिर वो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, वो भी जीरो हो गया। बचा पी जेड के कैप डॉट क्यू जेड के कैप। अच्छा, आई डॉट आई कितना होता है? आई डॉट आई 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी एक्स क्यू एक्स, सब तो जीरो है, गायब। जे डॉट जे कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी वाई क्यू वाई। अच्छा, ये तो जीरो हो गया। के डॉट के कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी जेड क्यू जेड, है ना। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो इस वाले एक्स का सामने वाले के एक्स से मल्टीप्लाई करना, बाकी भूल जाना। फिर प्लस करके जे वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस करके के वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, बाकी भूल जाना। आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, मैं मतलब बता रहा था कि फॉर्मूला कैसे आया, टेंशन मत लो। आपको बस ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, जे वाले को जे के साथ, मतलब जेड वाले को जेड वाले के साथ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में। क्या क्वेश्चन है? वेक्टर वी है i 2 3, ठीक है। एक वेक्टर v1 है i कैप 2j कैप 3k कैप, और वेक्टर v2 है जिसकी वैल्यू है 3 4 5, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ऐसा ही है ना। चलो, तो हमें बोला है बताओ भैया वेक्टर v डॉट वेक्टर q मतलब वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 कितना होगा। तो मैंने बोला px qx मतलब इसको इसके साथ, तो 1 3 या 3 प्लस py qy मतलब इसको इसके साथ 2 4 जा 8 प्लस z वाले को z वाले के साथ, तो 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5। तो ये 3 प्लस 8 माइनस 15, हलवा सा सवाल था, माइनस 4 आ गया। ऐसे ही करना है आपको। अब यहाँ पे आपको वर्क में फोर्स दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बट फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, तो टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, शो दैट वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे डिवाइड बाय रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर ए की वैल्यू है, ठीक है।
ये आई कैप, ये जे कैप, वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। तो कैसे प्रूफ करेंगे? यूनिट वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो 1 बाय रूट 2 आई कैप माइनस 1 बाय रूट 2 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया है मैग्नीट्यूड निकालना, है ना। 3 क्वांटिटी रहेंगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ऊपर हो गया 2, नीचे रह गया 2, खत्म खत्म 1 आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, खत्म बात। चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बोला इसका मैग्नीट्यूड पता करो v1 प्लस v2 का। तो जब भी 2 को प्लस करे ना तो i वाले को i के साथ जोड़ दो, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस i, तो ये होगा 4i, 4j प्लस माइनस j, है ना, ये ऐसा होगा 4j कैप प्लस माइनस j कैप। तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 3k कैप, है ना, 3j कैप, k कैप तो खत्म हो गया, प्लस 1 माइनस 1 खत्म। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? देखो i और j है, i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब थीटा होगा 90, cos 90 0 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 में 2ab गायब हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे। तो v1 प्लस v2 का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 5। दैट्स योर आंसर। कितना ईजी है देखो। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है कि वेक्टर v1 है 2i कैप माइनस 3j कैप और वेक्टर v2 है माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। तो मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है, तो ऐड करते हैं 2 और 6, माइनस है तो माइनस 4i कैप हो गया, माइनस 3 प्लस 5 2j कैप हो गया। ये वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 का एडिशन मिला हमें। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो i और j 90 होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं। तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 आया 20, 20 में से 2 बाहर निकला, 2 रूट 5 इज द आंसर। और क्या बोला है? एंड डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे हम लोग? tan थीटा लगाते थे b बाय a, b क्या है यहाँ पे? 2 है, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय माइनस 4, तो ये माइनस 1 बाय 2 आएगा। तो tan थीटा आ रहा है माइनस 1 बाय 2, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2, ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलो देखो कई सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि मैंने b बाय a कैसे लिख दिया। इवेंचुअली ये शॉर्टकट है। देखो असल में क्या होता है, tan थीटा क्या होता है? b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कॉस थीटा, ऐसा होता है ना। तो साइन थीटा यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री है, i j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये साइन 90 तो 1 होता है, तो b बन जा b हो गया, और b cos थीटा cos 90 तो 0 होता है, मतलब b गायब हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली b बाय a लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पता करो कौन सा वेक्टर पैरेलल है वेक्टर v के i कैप माइनस 2j कैप के, और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स कौन से यहाँ पे पैरेलल होंगे? जब भी एक वेक्टर पैरेलल होता है ना, तो जो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका एक स्केलर मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है नॉर्मली व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, one vector is scalar multiple of another vector, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्केलर है n, ठीक है, तो वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो वेक्टर v आ जाएगा n i कैप माइनस 2n j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस माइनस 2n का स्क्वायर, बट इसका मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 5n स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो रूट 5n, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, ये 10 मिल गया आपको, n की वैल्यू यहाँ से मिल गई, n की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय रूट 5, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 10 रूट 5 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2 रूट 5, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 2 रूट 5। अब n की वैल्यू को जस्ट यहाँ पुट कर दो, सॉरी यहाँ पुट कर दो, तो वेक्टर v इज इक्वल टू 2 रूट 5
-2 इंटू 2√5। ओके, तो ये आ जाएगा 2√5 माइनस 4√5। ठीक है, भले ही वो टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रहा है बट आंसर करेक्ट है। अगर टेक्स्ट बुक से आपको मैच करवाना है ना तो क्या करो, रेशनलाइज कर दो। क्या करोगे? रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे कैसे? ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर होगा तो 2 5 10 हो जाएगा, 10 i कैप, नीचे आ जाएगा √5। इधर ऊपर √5 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 5 हो जाएगा, तो 4 5 20। तो 20 डिवाइड बाय √5 j कैप। लो, मैच कर गया अब आंसर। ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट है। चलो छाप लो इसको, ये याद कर लो। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। प्रूव करो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अच्छा, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा कितना होता है? 0 होता है। मतलब यहाँ पे cos 0 आना चाहिए, cos 0 मतलब 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम थीटा निकालें तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या फिर हम लोग वो भी मेथड से कर सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स, ये देखो चुटकी में इससे आंसर आता है, इसलिए मैं यही ज्यादा फॉलो करता हूँ। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। है ना? हो सकता है पिछली बार आपको ना समझो, अब की बार एकदम समझ जाएगा। स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर मैं वेक्टर ए में से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा i कैप। 5 में से तो 2 कॉमन आएगा नहीं, मतलब इधर आ जाएगा 5/2j कैप। कुछ लोग सोच रहे कैसे आया, सोचो मत, प्रूव कर देता हूँ। 2 को अगर अंदर लेकर जाओगे तो 2 इंटू 5/2 होगा, तो 2 कट जाएगा तो 5 रह जाएगा। ठीक है, और 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3k कैप बचा। अरे भाई, देख रहे हो ना? तो ये होता है स्केलर मल्टीपल, और ये है हमारा वन वेक्टर, और ये है हमारा अनदर वेक्टर। तो उस वेक्टर का ये वाला वेक्टर स्केलर मल्टीपल बन गया। अगर नहीं बनता तो पैरेलल नहीं होते। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। यही था हमारा स्केलर मल्टीपल। इसी मेथड को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या, हम थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा कैसे आएगा? देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के नीचे उसका मैग्नीट्यूड लेकर जाना होगा, है ना? वेक्टर ए क्या है? 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप मल्टीप्लाइड बाय i कैप प्लस 5/2j कैप। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला इजी है बट क्वाइट कंफ्यूजिंग। सेकंड वाला इजी नहीं है बट समझने में आसान है। नीचे उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा ना? तो a स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो छोटा रूट बनाते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 25 29, 29 और 36 कितना होता है? 65 डॉट i का स्क्वायर 1, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 1 प्लस 25/4 प्लस 9, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 25/4 कितना होता है? ये होता है 65/4। तो इधर आ गया 65/4। ठीक है, और ऊपर देखो हम लोग, मैंने अभी बताया डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, i के साथ i। तो ये हो जाएगा, किधर लिखूं? cos थीटा इज इक्वल टू, इधर लिखता हूँ, 2 के साथ 1 2, 5 के साथ 5/2, तो ये आ गया 25/2, 6 के साथ 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 18, डिवाइड में रूट ऑफ 65 प्लस 1/2 रूट ऑफ 65। ठीक है, ऊपर क्या होगा? देखो 2 18 20 हो गया, 20 प्लस 25/2। नीचे देखो, अगर मैं रूट 65 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2। ओके, 20 प्लस 25/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65/2। ठीक है, और देखो इधर रूट 65 कितने हो जाएंगे? ये मल्टीप्लाई में है ना? तो कॉमन क्यों लेना है? ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो रूट 65 हो जाएगा 65, और डिवाइड में है 4 का रूट होता है 1, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, तो 65/2 इधर आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर देखो हो जाएगा 220 या 40 प्लस 125 या 25, नीचे 1 2 या 2, और नीचे है 65/2,
2 2 खत्म, 40 और 25 65 ही होता है, तो ये भी खत्म, तो फाइनल आंसर 1 आया। तो कॉस थीटा 1 कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर होता है, तो मतलब थीटा 0 है, देयरफॉर वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, सेकंड मेथड समझने में आसान है, पहला मेथड याद करने में मुश्किल है। चलो किसी से भी करो। अब 2 क्वेश्चन और है इस पे, और इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर रहने पे थीटा होता है 90, ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आना चाहिए 0, वैसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी आना चाहिए 0, वैसे ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी आना चाहिए 0। अगर ये तीनों कंडीशन मिलती हैं तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अरे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ना, तो थीटा 90 पुट करो, कॉस 90 0 होता है, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया, ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 0 आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 0 आ गया। तो हमें बस इनको मल्टीप्लाई करके 0 प्रूफ करना है। तो मैं एक करता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करें, ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करा दिए, मुझे लगता है 30 मिनट कंप्लीट हो गया होगा। चलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट, 2 का 3 के साथ 6, 3 का 6 के साथ -18, 6 का 2 के साथ 12, ठीक है, 6 - 18 -12 + 12 0। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालो, चलो पूरा ही कर देता हूँ। 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, माइनस है, हाँ, 2 3 जा 6, 18 में से 12 गया, 6 में से 6 गया 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 12 6 18, 18 में से 18 0 खत्म। सबका आंसर 0 आया। इसका मतलब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, बिकॉज कॉस 90 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 0 होता है, देयरफॉर थीटा यहाँ पे 0 है, देयरफॉर दे आर सॉरी थीटा 90 है क्योंकि कॉस 90 ठीक है, देयरफॉर सबके साथ आपको करना है, इधर भी करना है कॉस 60, ठीक है, ऐसा कॉस 90 बराबर 0, देयरफॉर थीटा 90 है, देयरफॉर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मतलब फोर्सेस ऐसी लग रही होंगी। अब ये कैसा बन गया? अरे एक ऊपर एक इधर और एक बाहर अंदर जाता हुआ, ठीक है, जैसा आई जे के होता है। चलो ये कर लो, एक और है। चलिए, तो यहाँ पे बोला है अगर ये वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एक ही वैल्यू पता करो, मतलब थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो पिछली बार हमने कैसा किया था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ऐसा हमने प्रूफ किया था, है ना, बिकॉज ए बी कॉस थीटा बराबर 0 आया, तो कॉस थीटा बराबर 0 आया, ठीक है, तो थीटा बराबर 90 आया। ये पूरा स्टेप है, ठीक है, मैंने उधर पूरा स्टेप नहीं लिखा था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने 0 प्रूफ किया, तो उसके आगे आप ऐसा लिखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी LHS में लिखो ए बी कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 0, ए बी वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 0 आ गया, फिर थीटा 90 आ गया। वैसे यहाँ भी करेंगे, वेक्टर V1 डॉट वेक्टर V2 इज इक्वल टू 5a जा 5a, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा V1 V2 कॉस 90, क्वेश्चन में ही बोल रखा है ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5a - 12, तो 5a आ गया 12, तो a आ गया 12/5। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है, स्केलर प्रोडक्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। फिर इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक के पीछे, उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट तब आता है जब 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। वेक्टर इंटू वेक्टर, कभी स्केलर आता है कभी वेक्टर आता है, स्केलर आया तो डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इसका ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी then it is known as cross product. It is known as cross product, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, ओके।
अब इसमें भी वही सारी चीज़ें स्पेशल केसेस हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी। ठीक है, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, पी क्यू साइन थीटा एन कैप, और ये जो एन कैप है वो हमें दिखाएगा डायरेक्शन। ठीक है, कैमरा स्टॉप हो गया था थोड़ा सा। डायरेक्शन हो सकती है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, मतलब अंगूठे का, या तो स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है वो बताऊंगा अभी। ठीक है, चलो तो हम लोग इसके डायरेक्शन देखते हैं। ये वेक्टर P है, इसका यहाँ वाला कंपोनेंट लिया है P sin थीटा, और हम P क्रॉस Q फाइंड कर रहे हैं। Q क्रॉस P नहीं, P क्रॉस Q। P क्रॉस Q फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो जब आप लोग ऐसी अपनी उंगलियों को घुमाओगे तो अंगूठा नीचे आएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। स्क्रू रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करो, यहाँ पे स्क्रू रखो, स्क्रू रख के नीचे की तरफ जा रहे हो ना, तो इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है P क्रॉस Q, तो ऐसे घुमाओगे जब तो स्क्रू अंदर जाता है, तो इसका मतलब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। लेकिन जब आप Q क्रॉस P निकालोगे तो इसका आंसर आएगा QP साइन थीटा एन कैप। QP क्या है? मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंगल, एन कैप डायरेक्शन। तो Q क्रॉस P जब निकाल रहे हो तो यहाँ से ऊपर जा रहे हो ना, तो क्या करो, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो। ठीक है, ऐसे कर्ल करोगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। तो आपका थंब दिखा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड। या फिर स्क्रू रखो, स्क्रू को ऐसे घुमाओ। स्क्रू को जब आप लोग ऐसे घुमाते हो तो स्क्रू खुलता है, मतलब ऊपर आता है, तो डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ठीक है, चलो और डीप में स्टडी करते हैं इसको। चलिए, तो जैसे हमने उसमें आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के, आई डॉट जे डॉट आई, ये सब बहुत सारा फाइंड किया था, वैसे ही हम लोग इसमें भी फाइंड करते हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस के, बहुत सारी वैल्यूज ऐसे ही हम फाइंड करते हैं। देखो, पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है j कैप, ये है i कैप, ये है k कैप। ओके, तो हमें i क्रॉस i निकालना है, मतलब ये हो जाएगा i साइन थीटा। अब i का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो गया। और एंगल कितना है? i और i के बीच में एंगल कितना है? i और i के बीच में एंगल तो 0 ही है, साइन 0 तो 0 होता है। वैसे ही j क्रॉस j भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 है, इनके बीच में एंगल 0 है, तो सब 0 हो गए। चलो, अब i क्रॉस j कितना होगा वो बताओ। तो ये हो जाएगा i j साइन थीटा 90, तो साइन 90 तो 1 होता है, और यहाँ पे n कैप भी है ना। तो अब डायरेक्शन निकालते हैं। ये है i कैप, ये है j कैप, ये है k कैप। तो हमने i क्रॉस j निकाला। ठीक है, तो अपनी उंगलियों को ऐसे करो, ऐसे कर्ल करो। ऐसे कर्ल करोगे तो क्या आ रहा है? ऐसे कर्ल करोगे तो क्या आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ क्या होता है? z एक्सिस। मैंने बोला है ये जो z एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाया है, ये 2D में बनाया है। 3D में ये ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, x ऊपर, x ऐसा, y ऊपर, और z ऐसा सामने की तरफ। जैसे मैं मार्कर से फिर से आपको बना के दिखाऊं, चलो मार्कर पे ही करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। ओके, इस तरीके से। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस पीछे की तरफ। ठीक है, ऐसा रहता है ये 3D में, देख रहे हो ना। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने x से लेके हम लोग j की तरफ गए। चलो, x से लेके हम लोग j की तरफ जाते हैं। थंब कहाँ आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। इधर की तरफ क्या है? k है, तो मतलब i क्रॉस j कितना आता है? k कैप आता है। n की वैल्यू क्या है? k कैप है, बाकी ये तो 1 1 है ना। तो याद रख लो, i क्रॉस j होता है k कैप। अब i क्रॉस k कैप क्या होता है? i क्रॉस k कैप, तो i क्रॉस k कैप के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से यहाँ आ रहे है ना, मतलब ये यहाँ पर है 3D में है नहीं, सही से बना नहीं पा रहा हूँ मैं। देखो, i डॉट j, i क्रॉस j होता है k, तो i क्रॉस j होगा, i क्रॉस k होगा j। ऐसे ही i क्रॉस j होगा k। ठीक है, i क्रॉस j देखो ऐसे जा रहे हैं हम लोग, इसको निकाल चुका हूँ ना मैं। अच्छा, j क्रॉस k निकालना है। j कहाँ है भाई? j है यहाँ, k है यहाँ। ठीक है, तो j क्रॉस k निकालते हैं। तो j से आप जब k पे जाओगे, j से जब आप k पे जाओगे, तो ये 3D में तो है नहीं, मैं कैसे दिखाऊंगा अब आपको। चलो मार्कर पे ही करते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि ऐसा चलते रहता है। आई जे दिखा तो आंसर के आएगा, आई के दिखा तो जे आएगा, जे के दिखा तो आई आएगा। फिर भी बता दो, देखो ये x है, ये y है और ये z है। ठीक
ठीक है, हमें जे क्रॉस के निकालना है, तो इसका और इसका निकालना है। तो यहाँ से जब मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ तो डायरेक्शन इधर आ रही है, इधर क्या है हम लोगों का, ये वाला है, ठीक है, आई कैप है, तो ये हो गया आई कैप, ठीक है, ऐसा आता है। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, जे क्रॉस आई कर दूँ, जे क्रॉस आई कर दूँ, अब बताओ, अब मैं जब जे क्रॉस आई कर दूंगा तो फिंगर्स को कर्ल करने पे डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ माइनस के होता है, तो इसका आंसर माइनस के कैप आएगा। वैसे ही अगर मैं के क्रॉस आई निकालूं तो इसका आंसर माइनस जे कैप आएगा। वैसे ही अगर मैं के क्रॉस जे निकालूं तो इसका आंसर माइनस आई कैप आएगा। तो ये नोट करके रख लो अच्छे से, ठीक है। तो जैसे उसमें हम लोगों ने ए डॉट बी देखा था, वैसे ही हम लोग इसमें ए क्रॉस बी का जनरल फॉर्म देख लेते हैं ताकि आपको निकालने में आसानी हो। जैसे स्केलर रहेगा तो एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करके प्लस वाई वाई को, फिर प्लस जेड जेड को, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या करते हैं, देखो वेक्टर ए दिया है आपको 2 3 और वेक्टर बी दिया है 3 5। वेक्टर ए दिया है 2 3 और वेक्टर बी दिया है 3 5, ठीक है। और आपको बोला है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो। ये कैप बनाया मैंने, बहुत सुंदर है ना। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो। तो सबसे पहले मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड से कराता हूँ, थोड़ा परेशान हो जाओ, फिर इजी मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 5j कैप हमें निकालना है। तो 2i कैप के साथ हम लेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप को, ठीक है। फिर प्लस 3j कैप के साथ हम लेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप को, ओके। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 3 या 6 आई कैप हो जाएगा। और आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है, साइन 0 होता है, और साइन 0 तो 0 होता है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। भूल गए, अभी तो मैंने लिखाया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0 होते हैं, 0 0 0। आई क्रॉस जे, डॉट बना दिया मैंने, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे आई, है ना। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई कैप होता है, के कैप होता है, और जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, जे क्रॉस के आई क्रॉस के जे, फिर जे क्रॉस आई माइनस के, और के क्रॉस आई माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। तो ये सब वो सब याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखोगे काम हो जाएगा। तो आई तो 0 होता है, तो 2i कैप डॉट आई कैप 3, तो ये तो 0 होता है, तो इसको भूल जाओ। अगला लाओ 2 5 जा 10 आई कैप डॉट क्रॉस जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, प्लस 3j कैप 3i कैप, 3j कैप इंटू 3i कैप, प्लस 3j कैप इंटू 5j कैप। अच्छा, कुछ माइनस में भी था क्या, यहाँ पे नहीं था। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है के, तो ये हो गया 10k कैप। जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई मैंने लिखाया था माइनस के, ठीक है, तो उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ी गई। जे क्रॉस आई कैप होता है माइनस के कैप, और अभी शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। के क्रॉस जे होता है माइनस आई, बट ये जाने रहना काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है, जानकारियाँ हर चीज़ की रखनी चाहिए। आई क्रॉस के क्रॉस आई ये होता है माइनस जे कैप, हाँ। तो जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो मतलब 3 - 3 9k कैप हो गया। कैसे, चलो प्लस ही लिखो, प्लस 9 जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, और ये जे डॉट जे क्रॉस जे 0, तो ये 0 हो गया। तो 9 इंटू माइनस के, 9 इंटू माइनस के हो जाएगा -9k कैप, तो ये आंसर आ गया k कैप। ये तो डबल वाला था, डबल वाले में इतनी मेहनत पड़ गई। सपोज यहाँ पे 3 आ जाते तब क्या होता, ठीक है। देखो हम लोगों ने कैसे किया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2i कैप को लिया पूरे के साथ, 3j कैप को लिया पूरे के साथ, 2i कैप इंटू 3i कैप, ठीक है। 2i कैप इंटू 3i कैप 0 होता है, तो हमने उसको गायब कर दिया। फिर 2i कैप इंटू 5j कैप लिया, तो 2 5 j 10 हुआ, और आई क्रॉस जे हमने अभी प्रूफ किया कि वो होता है i j साइन थीटा n कैप, और वो n कैप हमें दिखाता है डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन आ रही थी k की तरफ, आउटवर्ड, प्रूफ किया था मैंने, तो ये k कैप हो गया। j क्रॉस i की डायरेक्शन होती है माइनस k, तो यहाँ पे माइनस के आया, तो ये k आ गया। इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप डिटर्मिनेंट बनाओ। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस अगर आप मैथ्स का नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर जितना पढ़े हो ना क्रेमर रूल में काफ़ी है। देखो एक छोटी सी चीज़ बता दूंगा, बस उतने से आपको आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे आई कैप
और जे कैप, जब डबल दिया रहे तब, ट्रिपल दिया रहे तो के कैप भी ऐड करेंगे, अभी करूंगा, ठीक है। फिर 2 3 3 5। तो लास्ट ईयर आपने ऐसे कई सारे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं देखो, या तो देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 -9, और आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो सीधा इसके बाहर लगा दो के कैप, आंसर आ गया के कैप चुटकियों में, 2 स्टेप में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आई क्रॉस जे के कैप होता है, अगर यहाँ पे आई जे ही रहेगा मेनली, ठीक है। अगर आई के दिखा तो आई के क्या होता है, आई क्रॉस के जे होता है, यहीं कहीं लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा क्या, आई क्रॉस के जे होता है, तो यहाँ पे जे लिख देते आप। सपोज यहाँ पे जे और के दिखता तो जे क्रॉस के आई होता है, तो यहाँ पे आई लिख देते आप लोग। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए। अब 2 टर्म था तो हमने क्या किया, आई जे था तो के लिख के क्रेमर रूल की तरह मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या करेंगे, 3 टर्म हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई जे के, ये 3 टर्म वाला डिटर्मिनेंट है। जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोग चौथे चैप्टर में सीखेंगे, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूँ, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -3। क्या करो आप लोग, सबसे पहले लिखो आई कैप। आई कैप लिखने के बाद आई कैप वाला रो, आई कैप वाला कॉलम, ये वाला आई कैप वाला रो, आई कैप वाला कॉलम गायब कर दो। अगर ये दोनों गायब हो गए, ठीक है, आई कैप वाला ये और ये गायब हो गए, तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करो। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, 3 - 3 या -9, और -1 2 जा -2, फिर माइनस जे कैप लो, इसके साथ माइनस लेना है आपको, माइनस जे कैप, इसके साथ माइनस लेना है आपको, याद रखना। अब क्या करो, इसको और इसको गायब कर दो। बताओ, इसको गायब करने के बाद क्या दिख रहा है, 2 1 -1 -3, तो 2 × -3 -6, -1 × 1 -1 × 1। अरे कैसे करते थे क्रेमर रूल, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर -5 है, तो 3 - 5 जा -15, सपोज यहाँ भी माइनस है, -1 × 2 ऐसा लिखते थे ना, इसका भी माइनस आता था और फॉर्मूले का भी माइनस आता था। तो ये फॉर्मूले का माइनस है और ये -2 का माइनस है, ठीक है, -9 -2 का माइनस है, इसका -1 × 2 का माइनस है, और वैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले का माइनस है और ये 1 का माइनस है। फिर के के साथ प्लस लो, प्लस के कैप। अब के वाला रो और कॉलम गायब कर दो, ठीक है, के वाला रो और कॉलम गायब कर दो। चलो गायब करते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। ये गायब, ये गायब, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 2 जा 4 -3, बस हो गया, आंसर आ गया। -9 + 2 7 होता है, ठीक है, -9 + 2 7 होता है, और बड़ा नंबर -9 तो -7 आई कैप। -6 + 1 -5 होता है, बट बाहर भी माइनस है, तो माइनस प्लस 5 जे कैप हो जाएगा। अब इधर 4 - 3 1 होता है, तो 1 के कैप हो जाएगा। बताओ यही आंसर है क्या, यही आंसर है। अब इसको दूसरे मेथड से भी आप लोग कर लेते थे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा, तो एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलिए तो मैं खुद से आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। वेक्टर ए है 3i कैप + 5j कैप -6k कैप, और वेक्टर बी है 2i कैप -3j कैप + 4k कैप। इसका आप निकालो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पॉज करके पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक करो करेक्ट आया है क्या, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा हो गया वीडियो को, तो इसलिए मैं करता हूँ फटाफट। आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 5 -6 2 -3 4, ओके। तो आई कैप लोगे तो आई कैप वाला रो कॉलम, रो कॉलम, ये वाला रो होता है और ये कॉलम होता है, तो ये रो और ये कॉलम गायब, तो दिख रहा है 5 4 जा, तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह करते हैं, 5 × 4 -6 × -3। चलो जे के साथ मैंने बोला माइनस लेना है, तो -j कैप, फिर -j वाला रो कॉलम दोनों गायब कर दो, गायब कर दिया, तो 2 4 जा 8, 2 × 4 -6 × 2। फिर के कैप वाला लोगे तो के कैप वाला रो कॉलम गायब कर दो, वो गायब होने के बाद आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 2 × 3 × -3, मतलब -3 × 3 भी लिख सकते हैं, फिर -5 × 2, ठीक है। सॉल्व करें, आई कैप 5 4 जा 20, -6 -3 +18 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है तो ये -18 हो जाएगा, है ना। ये +18 होगा बट ये माइनस आके उसको माइनस बना ही देगा। अब ये -j कैप है, 2 4 जा 8, --- +12,
ये -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 इंटू 3 -9 और ये -10। आंसर आ गया देखो 20 में से 18 गया 2i कैप -20 j कैप -19 k कैप। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हमने आज काफ़ी कुछ सीख लिया। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जेईमेन का एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने। सारी चीज़ें लगभग मैंने आपके लिए कवर कर दी हैं। अब अगला लेक्चर बोर्ड वालों के लिए लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया दूंगा और फिर उसके बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मतलब जेई वालों को मैक्सिमम मिनिमम वगैरह चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, वो जेई वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया ले लो, दैट्स इनफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।